नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, इंडिगो के सीईओ से बता दें कि सवाल जवाब और डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने तलब किया है। कल नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले थे और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर आप बता रहे हैं हम आपको, जहां बता दें कि कल नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद बता दें कि अब सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि लंबे समय से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, जिसके चलते बता दें कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही अब इंडिगो के सीईओ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इसके साथ ही कमेटी ने तलब किया है। कल नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले थे सीईओ और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने तलब किया है। कल नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले थे सीईओ। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो के सीईओ से सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी ने तलब किया, कल नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले थे सीईओ। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ ने घोषणा की है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत के यूएसएस बिलियन का निवेश करेगी। यह निवेश देश के एआई फर्स्ट भविष्य को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत के एआई अवसर पर प्रेरणादायक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। देश के लक्ष्यों को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का वादा और इसके साथ ही यह एशिया में हमारा सबसे बड़ा निवेश है, जिससे भारत के एआई फर्स्ट भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, कौशल और क्षमताओं का निर्माण हो सके। इसके साथ ही सीईओ ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश भारत को वैश्विक एआई हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस राशि से देश में अत्याधुनिक डाटा सेंटर और सर्विस और एआई सर्किट डेवलपमेंट प्रोग्राम और नई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर से आए नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जनता को न्याय और समाधान तेजी से उपलब्ध हो। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायतकर्ता को परेशान न किया जाए और सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें शहर और जिले के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक कार्य और जनता से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना था। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनता के हित में तेजी से आए और प्रभावी निर्णय लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को सुविधा और लाभ समय पर मिल सके। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं और विकास संबंधी सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमीशन अल्वा से भेंट की। बैठक हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा में कैंपस खोलने की संभावनाओं पर चर्चा की।
साथ ही ब्रिटेन में लेबर और हरियाणा के युवाओं के भविष्य के अवसर पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पे ऑटोमोबाइल और कृषि और रक्षा उपकरण जैसे प्रमुख सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस तरह के सहयोग से राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार और कौशल के अवसर मिलेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि ब्रिटेन से हरियाणा में निवेश युवाओं के लिए वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा और कौशल को मजबूत करने पर फोकस और ऑटोमोबाइल निवेश पर चर्चा देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां वैश्विक स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए लगातार फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में तमाम चर्चा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में ब्रिटिश दूतावास के डिप्टी हाई कमीशन से भेंट की है। बैठक हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी पक्षों ने बता दें कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा में कैंपस खोलने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही ब्रिटेन में बता दें कि स्किल लेबर और हरियाणा के युवाओं के भविष्य के अवसर पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर ऑटोमोबाइल, कृषि और सुरक्षा उपकरण जैसे प्रमुख सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस तरह के सहयोग से राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार और कौशल के अवसर मिलेंगे। प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोती डोंगरी स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को नमन करते हुए प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष प्रबंधन किए गए थे। और सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे मंदिर, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना करी। प्रवासी राजस्थान दिवस पर उन्होंने पूजा करी है, प्रवासी राजस्थानियों को नमन किया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गणेश मंदिर में सीएम भजन लाल शर्मा ने विशेष पूजा की है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां परिसर में सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्था की गई ताकि कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को नमन करते हुए प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष प्रबंधन किए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य भर में चल रही विकास योजना और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तुतिकरण दिए और मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं है और सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। सीएम शर्मा ने विशेष रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास, कानून व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों की प्रगति का विस्तृत ब्यूरो मांगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य है राज्य में पारदर्शी, जवाबदेही और गति से काम करने वाला प्रशासन स्थापित करना। और जयपुर में अहम बैठक संपन्न हुई, विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने इस बैठक की समीक्षा की और योजनाओं पर जोर दिया गया। पारदर्शी प्रशासन का लक्ष्य तय किया गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की समीक्षा करी, जहां बता दें कि विकास कार्यों पर फोकस किया गया और योजनाओं में पारदर्शी तरीके से उनको पूरा करने और समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। जहां कहा कि योजनाओं और अपने कार्यों में पारदर्शिता लाना अनिवार्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य भर में चल रही विकास योजना और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तुतिकरण
स्पष्टीकरण दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं है और सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। सीएम शर्मा ने विशेष रूप से जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास, कानून व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा मांगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य है राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और गति से काम करने वाला प्रशासन स्थापित करना। खबर राजनगर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक और बड़ा आर्थिक अंतरण किया। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए से 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर उपस्थित लाडली बहनों का स्वागत किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन के साथ राशि अंतरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। सीएम यादव ने कहा कि छतरपुर जिले में लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ने कहा था कि लाडली बहना योजना सिर्फ सरकार बनाने के लिए है और हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज हम निरंतर बहनों के खातों में राशि जमा कर रहे हैं। राजनगर के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जहां माहौल काफी ज्यादा खुशी से भरा रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि लाडली बहना योजना लगातार जारी रहेगी और इसमें आगे भी और भी सुविधाएं जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। और लाडली बहना की बड़ी सौगात, जहां बता दें कि राशि ट्रांसफर की गई है। छतरपुर में सभी में उत्साह का माहौल देखने को मिला। योजना में निरंतर सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया। बता दें कि 1,500 रुपए की 31वीं किस्त जारी की गई। और खबर राजनगर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक और बड़ा आर्थिक अंतरण किया। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए से बता दें कि बहनों के खातों में 1,857 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर उपस्थित लाडली बहनों का स्वागत किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन के साथ राशि अंतरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि छतरपुर जिले में लाडली बहनाएं योजना का लाभ ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ने कहा था कि लाडली बहना योजना सिर्फ सरकार बनाने के लिए है और हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज हम निरंतर बहनों के खातों में राशि जमा कर रहे हैं। राजनगर के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जहां माहौल उत्साह और खुशी से भरा रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि लाडली बहना योजना लगातार जारी रहेगी और इससे आगे और भी सुविधाएं जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है कि HCMSS द्वारा घोषित 2 दिन का हड़ताल के बावजूद सरकार ने आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होने दी। उन्होंने बताया कि सरकार डॉक्टरों की मांगों पर विचार कर रही है और कई चिकित्सकों ने आगे आकर सहयोग भी दिया और जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी जताया। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हड़ताल समाप्त होगी और सभी डॉक्टर अपने कर्तव्य पर लौट आएंगे। आप सभी जानते हैं कि HCMA ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, NHM से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, ESI के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। धन्यवाद।
इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन के तहत गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग ट्रीट और बता दें कि सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौसेना बैंड ने देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी, जबकि विशेष सैन्य प्रदर्शन ने दर्शकों को आकर्षित किया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नौसेना के शौर्य और गौरव का सम्मान किया। और मुंबई से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गेटवे पर नेवी डे समारोह और इसके साथ ही बीटिंग सेरेमनी संपन्न। नौसेना दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, जहां बता दें कि सेरेमनी में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। गेटवे ऑफ इंडिया में उत्सव का माहौल यहां देखने को मिला है। सभी में बता दें कि गौरव का सम्मान किया, नौसेना के शौर्य और गौरव का सम्मान किया गया यहाँ पे। और इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन के तहत गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग और सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौसेना बैंड ने देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी, जबकि विशेष सैन्य प्रदर्शन ने दर्शकों को आकर्षित किया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नौसेना के शौर्य और गौरव का सम्मान किया। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सिविक सेंटर परिसर में नगर निगम की सफाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 नए जेसीबी मशीनें और 2 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेयर ने बताया कि इन आधुनिक मशीनों के शामिल होने से शहर में सफाई और सिविल लाइन रखरखाव कार्यों में तेजी आएगी। नगर निगम का लक्ष्य है कि बड़े पैमाने पर मशीनरी का उपयोग कर सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारू बनाया जाए। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में सफाई तंत्र मजबूत किया जा रहा है। मेयर ने नई मशीनों को रवाना किया और नगर निगम बता दें कि बेड़े में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सफाई व्यवस्था को बड़ी रफ्तार मिली है। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 2 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सिविक सेंटर परिसर में नगर निगम की सफाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 नई जेसीबी मशीनों और 2 सुपर सकर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेयर ने बताया कि इस आधुनिक मशीनों के शामिल होने से शहर में सफाई और सिविल लाइन रखरखाव कार्यों में तेजी आएगी। नगर निगम का लक्ष्य है कि बड़े पैमाने पर मशीनरी का उपयोग कर सफाई व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी और सुचारू बनाया जाए। वाराणसी पुलिस ने कोडीन मिश्रित बैन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की है। डीसीपी क्राइम के अनुसार पुलिस ने शहर के एक गोदाम से करीब 30,000 बोतलें बरामद की, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि गोदाम लंबे समय से बैन कफ सिरप की सप्लाई का हब बना हुआ था। छापेमारी के दौरान यह भी सामने आया कि गोदाम की जमीन मनोज कुमार यादव के नाम पर है, जिससे बता दें कि शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। डीसीपी क्राइम ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस लगातार कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है और आगामी दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वाराणसी में अवैध गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में बैन कफ सिरप जब्त किए गए। 2 संदिग्ध मौके से गिरफ्तार हुए हैं और तस्करी पर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि गोदाम लंबे समय से बंद पड़ा था और यहां बता दें कि सप्लाई का कार्य किया जा रहा था। वाराणसी पुलिस ने कोडीन मिश्रित बैन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की है। डीसीपी क्राइम के अनुसार पुलिस ने शहर के एक गोदाम से करीब 30,000 बोतलें बरामद की हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि गोदाम लंबे समय से बैन कफ सिरप की सप्लाई का हब बना हुआ था। छापेमारी के दौरान यह भी सामने आया है कि गोदाम की जमीन मनोज कुमार यादव के नाम पर है, जिसे शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। डीसीपी क्राइम ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस लगातार कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और आगे भी ये अभियान यूं ही सख्ती से जारी रहेगा।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई जारी है। एक ऐसा खेल जो अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। और इसी खेल के सबसे बड़े मोहरे बने हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। 2 साल से रावलपिंडी की बादाम अदियाला जेल में बंद इमरान और अचानक एक अफवाह, इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई। हम आपको दिखाएंगे कि क्यों यह अफवाह अचानक फैली, क्या सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए इमरान को खत्म करने की बता दें कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, अदियाला जेल का काला सच क्या है और इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता संरचना के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बने हैं। पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई एक ऐसा खेल जो अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। और इस खेल के सबसे बड़े मोहरे बन गए हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। 2 साल से रावलपिंडी के बदनाम अदियाला जेल में बंद इमरान और अचानक एक अफवाह, इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। सरकार और सेना इसे छुपा रही है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है अफवाह पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर, पीटीआई समर्थक सड़कों पर, सेना की तैनाती बढ़ाई जाती है और जनता एक ही सवाल पूछती है, क्या जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी कर चुके हैं? लेकिन फिर इमरान की बहन उज़्मा खान को 27 दिनों बाद पहली बार मुलाकात की इजाजत मिलती है और बाहर निकलती ही उनका बयान पाकिस्तान की राजनीति को झकझोर देता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि क्या अफवाह अचानक फैली, क्या सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए इमरान को खत्म करने की वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, अडियाला जेल का काला सच क्या है और इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता संरचना के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही मैसेज तैरने लगता है, इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। कुछ ही मिनटों में ये अफवाह हजारों पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीम्स में बदल जाती है। रावलपिंडी, पेशावर और कराची में भीड़ सड़कों पर उतर आती है। लोग कहते हैं अगर इमरान को खत्म किया गया तो पाकिस्तान को आग लगा देंगे। इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में एक अध्याय बन चुके हैं जो सेना की पकड़ को सरेआम चुनौती देता है। इमरान ने जनरल बाजवा का घेरा, जनरल आसिम मुनीर पर सीधे आरोप लगाए, अमेरिका की नीति का विरोध किया और सेना के CHQ को राजनीति से बाहर रहने की सलाह दी। यही वजह है कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना में इमरान को एक खतरा माना जाता है। रावलपिंडी की अडियाला जेल पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित और सबसे कुख्यात जेल मानी जाती है। यही जुल्फिकार अली भुट्टो को रखा गया था, नवाज शरीफ को रखा गया था और अब इमरान बंद हैं। जेल का सबसे डरावना हिस्सा है नो कम्युनिकेशन ब्लॉक, जहां फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, परिवार से सीमित मुलाकात, वकीलों की एंट्री नियंत्रण में। उज़्मा का आरोप, पाकिस्तान को मानसिक रूप से कमजोर करने का पूरा प्रयास चल रहा है। 2018 में सेना द्वारा लाए जाने के बावजूद इमरान का पतन 2022 में शुरू हो गया था। इमरान के जिंदा होने की पुष्टि हो गई, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति अभी विस्फोटक स्थिति में है। पीटीआई चुनाव चाहती है, सरकार चुनाव टालना चाहती है, सेना इमरान की वापसी रोकना चाहती है। यानी पाकिस्तान की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर है जहां हर सत्ता टकराव की ओर जाता है। इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो जिंदा हैं, सवाल ये है कि उनकी राजनीतिक जिंदगी कितनी सुरक्षित है। क्या अडियाला जेल पाकिस्तान की राजनीति का नया मौत का कुंड बन चुकी है? क्या आसिम मुनीर और सत्ता प्रतिष्ठान इमरान से इतने डरते हैं कि उन्हें खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है, या ये सारी अफवाहें किसी बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी है? एक बात तय है, इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक खतरे नहीं बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं। और जब तक उनकी ताकत जनता के दिलों में है, पाकिस्तान की सत्ता की हर रात बेचैनी में गुजरेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये पाकिस्तान की राजनीति के अगले तूफान की शुरुआत है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।